नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो जो अभी मैंने रिलीज़ किया था उसमें आप लोगों ने कुछ शंकाएं उठाई थी, उसके लिए मैंने समाधान करने की कोशिश की और आप लोग उससे काफ़ी कुछ संतुष्ट भी हुए और मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों को बता पाया चीज़ें सही तरीके से। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको और बता देनी चाहिए जिससे आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि मैंने प्रॉमिस किया ज़रूर था कि मैं अगला वीडियो जो शगुन अपशगुन रिलेटेड होते हैं प्रेडिक्शन के लिए उस पर मैं बोलूँगा। मैं वो अपना प्रॉमिस रखूँगा ज़रूर, उस पर मैं काम कर रहा हूँ और अगला वीडियो उसी पे ही आएगा। लेकिन अभी मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाह रहा हूँ जिससे आपको फिर कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर इस तरीके से करेंगे कि हो सकता है कि मैं रैंडम चलूँ, मतलब जैसे मुझे याद आता जाएगा और मैं वैसा आपको बोलता जाऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई स्क्रिप्ट बनाया नहीं था, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं भी हो सकता, तो इतना तो आप एडजस्ट कर लेना। तो इसमें ये है कि हर वक्त ये एक सवाल उठता है ग्रह फल और राशि फल के ऊपर लाल किताब में, क्योंकि ग्रह फल के उपाय नहीं हो पाते जनरली, साधारण मनुष्य के बाहर की बात है, और राशि फल के उपाय हर कोई कर सकता है। तो ये क्या चीज़ है? अब मैं आपको बताऊं कि लाल किताब में एक तरह की जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वो इस तरह का हुआ है कि काल पुरुष कुंडली जो लाल किताब में कंसल्ट की जाती है, जो मानी जाती है, इसमें 1-2 से ही शुरू होता है नंबरिंग, और पारंपरिक कुंडली, इन दोनों को किस तरीके से इसमें शामिल किया जाए अपने प्रेडिक्शन में। एक कन्फ्यूजन ये हुआ है कि लोगों ने ये मान लिया है कि लाल किताब में पारंपरिक राशियों का कोई योगदान नहीं है, सिर्फ काल पुरुष कुंडली चलती है। ऐसा नहीं है। मैंने जो अध्ययन किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, मैंने जो रिसर्च किया है उसको बताता हूँ। हालांकि मैं फिर वही पुराना अपना डायलॉग रिपीट करूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि ये आप उससे सहमत हों, लेकिन मैं अपनी चीज़ सामने रख रहा हूँ। तो लाल किताब में जो एक चीज़ समझ में आई, ऐसा कुछ नहीं है कि पारंपरिक राशियों को नकार दिया गया है। 1942 का जो लाल किताब का एडिशन है, जिसको तरमीम शुदा भी बोलते हैं, वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम पारंपरिक राशियों को भी लेते हैं। उच्च और नीच स्वराशि ये डिसाइड करने के लिए हम पारंपरिक राशियों को लाल किताब में कंसीडर करते, इतना ही कंसीडर करते। इससे आगे लाल किताब अपने ही दृष्टि, अपने ही दशा महादशा, ये सब लाल किताब की चलती है। तो क्या कन्फ्यूजन होता है कि काल पुरुष कुंडली के नंबर को ही वो मान लिया जाता है, उच्च नीच राशि का वो अपना उच्च नीच राशि मान ली जाती है। ऐसा नहीं है। उच्च नीच स्थान और उच्च नीच राशि दो अलग अलग चीज़ें हैं, और लाल किताब में दोनों चीज़ें ही मानी गई हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको कि मंगल चौथे घर में है, तो मंगल चौथे घर में मंगल पद बोला जाता है जनरली, तो इसके उपाय भी होते हैं। अब ये चौथे घर के मंगल को हम क्या मानेंगे, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये राशि फल वाला है कि अपना ग्रह फल वाला है? अगर हम सिर्फ काल पुरुष कुंडली का चुनाव करते हैं तो यहाँ पे नंबर 4 आता है, मतलब कर्क राशि आ जाती है। और लाल किताब का सिद्धांत है कि हम ऊंच नीच ग्रह के उपाय, यश और राशि के ग्रहों का उपाय नहीं कर सकते, तो फिर मंगल का उपाय कैसे करेंगे मंगल पद? तो कुछ लोग यहाँ ये मान लेते हैं कि यहाँ पे मंगल आया है तो कर्क राशि का जो मंगल बन गया काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, वो मंगल बद है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर यह राशि फल का है। मेरे लिहाज से ऐसा नहीं है। मैंने जो अपने अनुसंधान में पाया है वो ये है कि ये स्थान है, चौथे घर में मंगल बैठा है, ये मंगल आया है, स्थान है, लेकिन चौथे घर में मान लीजिए
मकर राशि आ जाए या कर्क राशि आ जाए, सिर्फ उस कंडीशन में ही मंगल ग्रह फल का बनता है, अर्थात यहाँ पे उच्च या नीच राशि का हो जाता है वो। लेकिन अगर कोई दूसरी राशि आ जाए तो यहाँ पे वो राशि फल का बन जाएगा। मतलब 4 और 10 जिसमें वो उच्च का होता है या नीच का होता है या उच्च का होता है, या वहाँ पर नंबर 1 आ जाए या नंबर 8 आ जाए। नंबर मतलब राशि नंबर, घर नंबर नहीं। जैसे मान लीजिए अपना चौथे घर में वृश्चिक राशि आएगी तो 8 नंबर हो जाएगा, मेष राशि आएगी तो 1 नंबर हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं। अगर ये 4 कंडीशंस आती हैं तो ये ग्रह फल का बन जाएगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इसमें ज़रूर नहीं कि सभी लोग इसको एग्री करें। मैंने अभी तक जो प्रैक्टिस किया है, मैं अपने 40-45 साल के प्रैक्टिस का जो निचोड़ है वो बता रहा हूँ मैं, कि अगर लाल किताब में ग्रह ये अपने पारंपरिक राशि को नकारा नहीं गया तो यूज़ कहाँ पे किया गया? वो यूज़ ऐसे करते हैं इसको। आप लिख तो लीजिए 1 2 3 4 ये कालपुरुष कुंडली लिख लीजिए, प्लेसमेंट कर दीजिए हर ग्रह का, लेकिन आपको ये भी देखना है कि जहाँ पे ये ग्रह हैं उस पर पारंपरिक कौन सी राशि आई है, तब जाके आप इसमें उपाय कर पाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे एक चार्ट लगा रहा हूँ, ये आपको देखिए, मैं दोनों ही लगा दिया मैंने। पहला है कि इसमें लग्न चार्ट है, जो पारंपरिक लग्न चार्ट है, और जस्ट उसके नीचे कौन सा है, अपना लाल किताब का है। अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है, लाल किताब यहाँ उच्च नीच राशि ये तो मानता है, लेकिन जब प्रभाव की बात आती है तो फिर कालपुरुष कुंडली में वो चला जाता है। कैसे? जैसे इस कुंडली में आप देखिए कि ये मकर तुला लग्न की कुंडली है। अब लाल किताब में तुला लग्न के स्थान पर हमने नंबर 1 रख दिया है। नंबर 1 का मतलब ये नहीं हुआ कि वो मेष राशि हो गई। नंबर 1 का मतलब वो खाना नंबर 1 है। लोग यही कन्फ्यूजन करते हैं कि खाना नंबर 1 को मेष राशि मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये 7 को हमने एक नीचे वाले उसमें टेबल में दिया है। अब दोनों में आप देखिए, बुध गुरु की युति किया हुआ छठे खाने पे है, बाकी दूसरे ग्रहों को छोड़ दीजिए, बुध गुरु को देखिए छठे खाने में है। ऊपर वाले जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली में छठे घर में मीन राशि आई हुई है, नंबर 12 है वहाँ पर। और लाल किताब कुंडली में जब आप कालपुरुष कुंडली में आते हैं तो छठे घर में नंबर कौन सा आता है? यहाँ पे 6 आता है। 1 2 3 4 5 6। ये 6 कौन सा है? ये 6 कोई राशि का अंक नहीं है, ये 6 खाना नंबर है। लेकिन जब प्रभाव परखने की बात आती है तो इस नीच, जो बुध नीच का दिख रहा है लगन में, उसको लाल किताब नीच का प्रभाव नहीं मानेगा, वो मानेगा ये उच्च का है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में ये छठे भाव में आया है। अब आप बोलेंगे कि ये किस तरह की कंट्रोवर्शियल बात हो गई कि नीच भी है उच्च भी है और प्रभाव उच्च का, ये कैसा है? इसको समझाना थोड़ा टेढ़ा है, मैं भी बहुत साल में इसको समझा हूँ, लेकिन आपको एक सिंपल एग्जांपल से मैं इसको समझा सकता हूँ। नीच का मतलब ये हुआ कि यहाँ मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के ऊपर वो अपना काम करना चाह रहा है या नौकरी पे जा रहा है या कुछ कर रहा है छठे घर में, तो अगर यहाँ पे नीच राशि का होके और खाने के हिसाब के उच्च का प्रभाव वाला बन रहा है तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति हासिल तो करेगा ज़िंदगी में, नौकरी के क्षेत्र में जैसा भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बैकडोर एंट्री जैसा होगा नीच तरीके से, क्योंकि ओरिजिनली लगन कुंडली के हिसाब से ये नीच है और लाल किताब की काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च है। तो मतलब बैकडोर एंट्री के जरिए ये व्यक्ति ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकता है, जब अनटिल अनलेस और भी दूसरी चीज़ें इसको सपोर्ट करें। तो ये चीज़ होती है कि नीच स्थिति को इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए ये व्यक्ति ऊंची स्थिति माने एक हैसियत प्राप्त कर लेगा। ये हुआ
नीच से ऊंच का असर। लाल किताब ने आपको फाइनल डेस्टिनेशन बता दिया कि ये व्यक्ति एक हैसियत तक पहुंचेगा, लेकिन लगन कुंडली से मालूम पड़ा कि ये नीच का है, ये किस तरीके से पहुंचेगा ये भी आपको लाल किताब के तरीके से ही पता लग गया। लगन कुंडली जो पारंपरिक है उसने सिर्फ आपको राशि पे पोजीशन बता दी, लेकिन लाल किताब ने काल पुरुष कुंडली को कोऑर्डिनेट करते हुए उसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बता दिया। तो हमें खाना नंबर और राशि नंबर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल अलग अलग बात है। खाना जैसे शनि है, शनि अगर एक में बैठ गया नंबर 1 में, तो लाल किताब की काल पुरुष कुंडली के अनुसार वो नीच का हो गया। नीच का मतलब कैसे हुआ? नीच घर में बैठ गया। लेकिन अगर राशि उसकी कौन सी हो गई, वो तुला लग्न की कुंडली है, तो क्या होगा? जैसा इसमें भी है वही चीज़, तो वो नीच राशि का नीच खाने में होता हुआ नीच उच्च राशि में बैठा है, मतलब नीच का होते हुए भी उच्च का प्रभाव वो देगा और बैकडोर के थ्रू देगा। मतलब अक्सर इस तरह की जो कुंडली होती हैं, अगर और की चीज़ दूसरी चीज़ें सपोर्ट करे तो ऐसा व्यक्ति जो है किसी न किसी तरीके से सोर्स से दूसरों की सिफारिश से या इन्फ्लुएंस दूसरों का यूज़ करते हुए समाज में एक या अपने प्रोफेशन में पद प्राप्त करता है, अपनी योग्यता के बूते पे नहीं करता है। ये हुआ, ये मैंने जो निकाला इंटरप्रिटेशन वो ये है। ये हर जगह इस तरह का होगा कि आपको खाना नंबर और राशि नंबर में फ़र्क करना होगा कि जो खाना नंबर है वही राशि नंबर नहीं होती, अलग भी हो सकती है। अब जैसे चंद कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन दिए गए हैं उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे चौथा खाना और 11वां खाना। चौथे खाने में बोला गया है कि जो भी ग्रह, पहले बता चुका हूँ मैं, लेकिन एक रेफरेंस के लिए आप रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी ग्रह चौथे में आएगा उस पर चंद्र का प्रभाव होगा, मतलब चंद्र खाने में जहाँ बैठा वो वाला प्रभाव होगा, और अल्टीमेटली ये प्रभाव को वहाँ जाएगा जहाँ पे शनि बैठा है। मतलब ये बता दिया कि खाने का जो रिलेशन है यहाँ पे आपकी उपाय का सीक्रेट भी छुपा हुआ है। ये उपाय के जो सीक्रेट्स हैं, अभी मैं आता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा डिस्कनेक्ट होगा। कि चौथे खाने में मंगल है मान लीजिए, अब चौथे खाने में मंगल मान लीजिए या तो मेष का है या वृश्चिक का है या मकर का है, ये कर्क का है, मतलब ग्रह फल वाला है। तो मेरे हिसाब से मंगल बद होते हुए भी आप इस मंगल बद का उपाय मंगल से नहीं कर पाएंगे। इसी का इशारा लाल किताब में है। आप इसको कैसे करेंगे? इसी फार्मूले से कि यहाँ पे जो मंगल आया उसका प्रभाव कैसा रहेगा, जैसा चंद्र का है कुंडली में जैसा भी है, और वो प्रभाव कहाँ जाएगा, जहाँ पे शनि बैठा है। तो इसका मतलब है कि अब मंगल का जो उपाय है मंगल बद के लिए, वो मंगल बद वाला उपाय यहाँ आप नहीं करेंगे तो वो लगेगा नहीं, और चूंकि ये ग्रह फल का हो रहा है तो ये आपको नुकसान कर जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा कि आपको चंद्र और शनि की स्थिति देखनी पड़ेगी। इनमें जो भी ग्रह अशुभ हो रहा हो उसका उपाय करेंगे तो मंगल का उपाय हो जाएगा। या तो चंद्र का उपाय, अगर चंद्र खराब है तो चंद्र का उपाय कर दीजिए, शनि का खराबी है शनि का कर दीजिए, अगर दोनों खराब हैं तो दोनों का उपाय कर दीजिए। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, लाल किताब के सिद्धांतों के मुताबिक अगर दोनों ग्रहों को उपाय करना होता है तो दोनों उपायों के बीच में कम से कम 15 दिन का फर्क होना चाहिए। तो ये इस तरह से, इस तरह 11वें घर का भी दिया गया है ना, कि 11वें घर में जो आएगा वो उस वही प्रभाव वाला होगा जो कुंडली में शनि का होगा, और उसका असर वहाँ जाएगा जहाँ गुरु का होगा। तो अगर 11वें घर में शनि अपनी राशि का, अपनी उच्च या अपनी नीच का है, तो आप शनि का उपाय शनि के थ्रू नहीं करेंगे, बल्कि अल्टीमेटली कहाँ से करेंगे, गुरु से करेंगे।
और ये उपाय आप तभी करेंगे अगर उसकी ज़रूरत है। मान लीजिए वो अच्छे फलवा देने वाला हो रहा है गुरु, तो फिर उसका उपाय शनि के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती उपाय नहीं करें, जैसा मैं पहले कई बार बोलता आ रहा हूँ कि ज़बरदस्ती की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो ख़राब हो रहा है और शनि ग्रह फल वाला बन रहा है तो गुरु के उपाय से उसके में सुधार आ जाएगा। इसी पैटर्न पे मैंने पिछला एक बनाया था, इसी पैटर्न को फॉलो किया, क्योंकि लाल किताब में चौथे और 11वें घर के बारे में ही दिया हुआ, ये बाकी घरों के बारे में इसने मौन धारण कर लिया है कि ये शिफ्टिंग किस तरह से होगी। लेकिन मैंने इस शिफ्टिंग को फॉलो करके निकाला है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और आपको जब उपाय के चैप्टर में अच्छे से आऊँगा तब पूरी इसकी सीक्रेट्स बता दूँगा, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं जितना हासिल कर सका हूँ ज्ञान, मैं सारी की सारी आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। आपको सिर्फ धीरज रखना है, हड़बड़ी नहीं मचाना कि साहब ये कैसा हो गया तो वो कैसा हुआ, ये बिल्कुल मत करना। मुझे याद है मुझे क्या करना है और मैं कोई चीज़ छुपाऊँगा नहीं। मेरा मिशन YouTube में चैनल बनाने का सिर्फ इतना ही था कि मैंने जो तकलीफ़ उठाई है, मैंने जो शौक़ झेला है, वो कम से कम दूसरे ना झेलें, किसी के कहने पे या अपने तरीके से उपाय करके परेशान होने के लिए। तो मैं हर चीज़ ओपन कर दूंगा, और जैसे ही वो मेरी जो बुक जो कहना चाहिए या कंपाइलेशन वाली किताब है पूरी होती, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। इस तरह से मेरा काम करीब करीब ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको लाल किताब के इसके बारे में बता रहा था, ट्रिक्स एंड टिप्स। तो ट्रिक्स एंड टिप्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैसे महत्वपूर्ण है कि लाल किताब में जो उपाय लिखे गए हैं वो एक आपको रास्ता दिखाने के लिए लिखे गए हैं, वो दिखाने के लिए कि आप इस रास्ते पे चल के खुद अपने उपाय एक्सप्लोर करिए। लेकिन तार्किक उपाय होने चाहिए, ऊटपटांग उपाय नहीं। जिस तरह से लाल किताब के सारे उपाय तार्किक हैं, मतलब उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक छिपा हुआ है, वैसे आप लाल किताब को बेस करके और ये ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई करके तार्किक उपाय ही जनरेट करिए। और इसी तार्किक उपाय को कैसे जनरेट करेंगे, इसके लिए मैं आपको, मुझे जितना नॉलेज है वो रास्ता मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि तभी आप ये उल्टे सीधे उपाय करने से आप बचेंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपने जो उपाय जनरेट किया उसके पीछे लॉजिक क्या है। ये उपाय ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी ने बता दिया कि साहब फलाने बरगद के नीचे भूत है, तो अपन आँख बंद करके मान लिया भूत है, पता ही नहीं लगाया उसे भूत है कि कोई बदमाशी हो रही है। तो तार्किक उपाय का मतलब यही होता है। लाल किताब में तार्किक उपाय का एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ, अभी तो पूरा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, इसके ऊपर मैं डिटेल बताऊँगा आपको। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि लाल किताब में पूरे 5 तत्वों को कंसीडर करते हुए उपाय बनाए गए हैं। 5 तत्व आप मालूम ही है आपको, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब जो 5 तत्व इस तरह के हैं, इनको मिलाते हुए उपाय बनाए गए हैं। पहला तर्क तो यही है कि इन सबको जोड़ते हुए हर तत्व का कितना हिसाब किसमें जोड़ते हुए उपाय बनाए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, मतलब ऐसा नहीं कि आपने बराबर बराबर बांट दिए सारों में, ऐसा नहीं। अग्नि तत्व का कितना हिस्सा, जल तत्व का कितना हिस्सा, वायु तत्व का कितना हिस्सा, आकाश तत्व का कितना हिस्सा, तो पृथ्वी तत्व का कितना हिस्सा, इससे रिलेटेड वस्तु जो होते हैं, इससे रिलेटेड वस्तुओं कई क्वांटिटी को मिला के उपाय बनाए गए हैं। और ये जो वस्तुएं हैं ये कहाँ देना है, मतलब वो भी एक विसर्जन जैसा होता है। आपको मंदिर में देना है, नदी में बहाना है, जंगल में फेंकना है, या उसको दफनाना है, जो भी है, ये पूरे 5 तत्वों का खेल है। और यही इस लाल किताब में बताए गए सीक्रेट्स के उपाय हैं कि पूरा ये तत्वों का ये थ्योरी यहाँ देखी गई है लाल किताब में, और उसी के हिसाब से उपाय बनाए गए हैं।
हालांकि पूरा मेरे को भी नहीं समझ में आया अभी, लेकिन जितना मेरे को समझ में आया है मैं आपको इतना वादा है कि मैं आपको बता दूंगा। उसके ऊपर से फिर आप ये रिसर्च करिए कि हमें उपाय जनरेट करना है, तो आप सभी लोग फिर उपाय जनरेट करेंगे। जब ये उपाय जनरेट करेंगे, एक उपाय 2 जनरेट करने के बाद आप सफल हो जाएंगे, तो आपको इस काम में इतना मज़ा आएगा कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें निकाल लेंगे। और इस तरह से एक समाज में, एक दुनिया में आप भलाई का काम कर पाएंगे। यही आपके हाथ में एक रहेगा। जो अभी पिछले वीडियो में ये लोग थोड़ा शंका कर रहे थे कि हम क्या कर लेंगे, अरे आप इससे सब कुछ कर लेंगे, बस इसकी चाबी आपके हाथ में आनी चाहिए। और चाबी आपके हाथ में आए तो चाबी खोल के जितना वो पात्र है उसका, उस खजाने से जितना उसको मिलना चाहिए, जितनी उसकी पात्रता है उतना दीजिए, फिर ताला मार के रख लीजिए। ये है। तो इसके बारे में मैं आपको ज़रूर अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। तो ये आप देख लीजिए, ये मैंने इसलिए स्पेशल बनाया है कि उसके पहले शगुन अपशगुन के पहले बना दिया है। तो शगुन अपशगुन का जब वीडियो बनेगा उसमें भी मैं थोड़ा सा ये पार्ट डालूँगा, लेकिन एक पूरा का पूरा वीडियो इस पर बनाऊँगा। तो आपको लेकिन थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लाल किताब में रह के लाल किताब के द्वारा ही उपाय बनाएंगे नए अपने तरीके से। फिर हम लोग वो आपस में शेयर करके नॉलेज बढ़ा लेंगे। तो चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने दिमाग को तनाव मुक्त रखिए। नमस्कार।